Very good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss our next part of Nelson Mandela, A Long Walk for Freedom. So, अब तक जो हुआ था वो ये था कि उन्होंने अपनी स्पीच दी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के सामने शपथ ली एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो चलो हम आगे शुरू करते हैं. अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन awe as spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrier roared in a perfect formation over the Union buildings. It was simply not a display of the pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest general of South Africa Defense Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of impaled jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. So इसके अंदर में इस पैराग्राफ के अंदर में क्या है उसे ज़रा समझते हैं. जब वो अपना भाषण देकर कंप्लीट हुए और बैठे उस दौरान उनकी नज़र यूनियन बिल्डिंग के ऊपर की तरफ गई और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से साउथ अफ्रीकन जेट्स और उनके जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ से गुजरे एकदम दहाड़ते हुए. एज द मिलिट्री रूल्स के मुताबिक जो है मिलिट्री हमेशा अपने आप को अदर कंट्रीज़ से सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती है और हमेशा जब भी वो अपने फॉर्मेशंस करते हैं या फिर परेड वगैरह करते हैं तो एक धाकड़ सेंस में करने की कोशिश करते हैं जो कि रॉर करे, दहाड़े. अब आगे क्या होता है, ये करने का मतलब क्या था? ये करने का मतलब ये था कि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हमारी फ़ोर्स कितनी ताकतवर है या फिर हम कितने क्या कहते हैं शुद्ध अभ्यासी हैं. ठीक है, ये सब वो नहीं दिखाना चाहते थे. वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मिलिट्री उसके लिए कितनी लॉयल है, जो लोकतंत्र नया बना है उस गवर्नमेंट के लिए ये मिलिट्री कितनी लॉयल है. अब आगे क्या होता है कि जो उसके बाद उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके सामने बेसिकली द नेल्सन मंडेला के सामने जो है वो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के पुलिस अधिकारी लोग जो हैं वो उनके सामने आते हैं और जिनकी छाती पर रिबन सजे हुए हैं. ठीक है, ये रिबन्स जो हैं ये जो उनको मेडल्स हैं वो पिछली गवर्नमेंट्स ने अपार्थेड जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर उन्होंने उनको दिए थे. ठीक है, तो बेसिकली वो आते हैं और वो उन्हें सल्यूट करते हैं और प्लेज लेते हैं लॉयल्टी की, जो नई गवर्नमेंट बनी है उसकी तरफ ईमानदारी की वो शपथ लेते हैं. हालांकि कुछ सालों पहले जो नेल्सन मंडेला अपनी बात आगे कहते हुए कहते हैं कि कुछ साल पहले यही लोग थे जिन्होंने मुझे कभी सल्यूट नहीं किया, इन्होंने मुझे बल्कि अरेस्ट किया था. तो उसके बाद आगे क्या होता है कि इम्पालल जेट्स जो हैं वो ऊपर से एक मतलब ट्रायंगुलर शेप के अंदर में उड़ते हुए जाते हैं और वो स्मोक करते हैं, धुआं छोड़ते हुए जाते हैं और वो धुआं है काला, लाल, हरा, नीला और गोल्डन कलर में. ठीक है, ये जो कलर हैं ये साउथ अफ्रीकन नए फ्लैग के कलर थे तो वो ऐसे धुएं इसीलिए छोड़ते हुए जा रहे थे. तो बेसिकली दिस इज़ द सिनेरियो एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री फोर्स. ठीक है, सैल्यूट टू द प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिकली रिस्पेक्ट टू द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड टू द डेमोक्रेसी बाय द मिलिट्री. सो इस पैराग्राफ के अंदर में इतना ही है. सो द नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिंस हियर. द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of the white singing Nkosi Sikelel, I Africa, and black singing Diastem, the old anthem of the Republic, although that day
that day, neither group knew the lyrics of the anthem. They once dispersed. They would soon know the words by heart. अब उस दिन क्या होता है कि उस दिन दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं. वाइट्स अलग अपना नेशनल एंथम गाते हैं, ब्लैक्स जो हैं वो अलग अपना नेशनल एंथम गाते हैं. हालांकि ये डिफरेंस का एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, वो दोनों के दोनों जो हैं ब्लैक्स एंड वाइट्स जो हैं वो अपने 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 देश के प्रति अपना अपना नेशनल एंथम गाया उन्होंने. जो कि वाइट्स जो थे वो नया नेशनल एंथम जो बना था उसको गा रहे थे, नेकॉज़ सिक्लेल अफ्रीका. उसके अलावा जो ब्लैक्स थे डाई स्टैम गा रहे थे जो कि पुराना नेशनल एंथम था रिपब्लिक का. सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने दो अलग अलग नेशनल एंथम गाए. पर अब एक पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि दोनों में से किसी को भी, वाइट्स को और ब्लैक्स को, दोनों में से किसी को भी नेशनल एंथम पूरी तरह से याद नहीं था. ठीक है, तो मतलब ऐसे ही मतलब लो वॉइस में मुनमुना रहे थे. ठीक है, पर वो कहते हैं कि आज तो इन्हें याद नहीं है लेकिन कुछ दिनों के अंदर में इन्हें वर्ड बाय वर्ड, हार्ट बाय हार्ट याद हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम. ठीक है, विच वाज 2 एक्चुअली. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of the South African patched up the differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade, the 12th century, and my own eight decade as a man, that system had been overturned forever and placed by that recognized the rights and freedom of all people regardless the color of their skin. So अब आज के दिन बेसिकली समारोह है, उद्घाटन है. उस दौरान वो इतिहास को भी याद करते हैं. ठीक है, कभी भी हमें आज का देख करके कभी भी हमें अपने पुराना चीज़ नहीं भूलना चाहिए. हमें अपने हिस्ट्री से ही सीखने को मिलता है. कारण ये है कि हमारे इतिहास के अंदर में ही हमारे वर्तमान की समस्याओं की जड़ छुपी हुई होती है. इस कारण से वो अपने हिस्ट्री को भी याद करते हैं. वो बोलते हैं 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, उस दौरान एंग्लो बॉयर वार हुआ था. एंग्लो बॉयर वार जो था वो बेसिकली अफ्रीकन सॉइल के ऊपर में जो अफ्रीकन किंग्स थे उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था. क्यों हुआ था? कारण ये था कि अफ्रीका के अंदर में गोल्ड और डायमंड माइंस का पता चला था. तो इसकी वजह से जो बेसिकली ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा से ग्रीडी पर्सनालिटीज़ के रहे हैं और कोई नई बात नहीं है. ठीक है, हर कोई हमेशा से ही वेल्थ के पीछे भागता था, तो वो भी वेल्थ के पीछे भागते थे. उन दोनों के बीच में मतलब जो किंग्स थे साउथ अफ्रीकन सॉइल्स के और क्या कहते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में एंग्लो बॉयर वार हुआ था. उनके जन्म से पहले यानी नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले अब क्या हुआ, वाइट स्किन पीपल जो कि साउथ अफ्रीका के थे उन्होंने वहाँ पर एक रेशियल डोमिनेशन का एक सिस्टम बनाया जो कि डार्क लोगों के अगेंस्ट था. ठीक है, यही मतलब अपार्थाइड सिस्टम, रंगभेद की नीति का एक सिस्टम क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है, जो कि क्या कहते हैं दुनिया में अब तक जाना माना गया सबसे ज़्यादा इनह्यूमन था. मतलब उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो बेसिकली डार्क के अगेंस्ट थी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ जो थी वो पूरी तरह से इनह्यूमन थी. ठीक है, सोसाइटी जितनी भी विश्व के अंदर में सोसाइटीज़ हैं उन्होंने आज तक इस तरह का दुर्व्यवहार जो है वो कभी भी नहीं देखा. अब वो आगे बताते हैं लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. फर्स्ट डिकेड के अंदर में 20th सेंचुरी के अंदर में ये हुआ और 20th सेंचुरी की जो लास्ट डिकेड है उसके अंदर में ये हुआ कि ये सिस्टम जो है वो पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक दिया गया. आज उस सिस्टम की जगह पर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जो कि आज़ादी, जो वहाँ के लोगों की आज़ादी की बात करता है, जो वहाँ के लोगों के राइट्स की बात करता है और वो ये नहीं देखता कि वो कौन से रंग के हैं, कौन से जाति धर्म के हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी recognition of history by the Nelson Mandela. So the next paragraph of this,
That day had come about through the unimaginable sacrifices, the thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and a noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them that they were not able to see what their sacrifices was wrought. अब वो इस पैराग्राफ के अंदर में याद करते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमें दुनिया भर के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ठीक है, इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को ओवरटर्न करने के लिए दुनिया भर के सेक्रीफाइसेस की। ठीक है, लाखों लोग जो थे वो इसके अंदर में अपनी जान को गंवाएं। ठीक है, हज़ारों लोगों ने बलिदान दिए। तो यहाँ पर एक चीज़ कहता है ये कि भाई मैं तो सिर्फ़ एक छोटा सा सिपाही हूँ। ठीक है, और इतनी बड़ी लाइन जो है वो मेरे पहले चली गई। ठीक है, और आज जो है वो उस लाइन के एंड में मैं खड़ा हूँ। ठीक है, जिसने नया सिस्टम तैयार करवाया। यहाँ पर ये एक चीज़ और कहता है कि वो लोग जो मेरे से पहले चले गए उन लोगों को मैं कभी भी थैंक नहीं कह पाया। ठीक है, उन्हें देख नहीं पाया। लेकिन काश कि अगर वो आज के समय में ज़िंदा होते तो वो ये देखते कि अब साउथ अफ्रीकन सॉइल के अंदर में किस तरह से उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या लेकर के आया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वो उन लोगों को थैंक कहने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया इस मोमेंट को पाने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में क्या होता है उसे हम देखते हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thombers and the Walter Sislers, the Chief Lithulas, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subukovs of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such a depth of oppression to create such a height of character. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब यहाँ पर वो ये बताते हैं कि अपार्थाइड पॉलिसी जो कि रंग भेद की नीति थी उसने मेरी कंट्री पे, मेरे देश पर बहुत गहरे घाव दिए हैं। ठीक है, हमने काफ़ी लंबे सालों तक करीबन बहुत सारी जनरेशन जो है वो शायद ही इस घाव से कभी उबर पाएगी। ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये जो ब्रुटलिटी है, ये जो क्या कहते हैं ऑपरेशन हुआ, जितना भी क्या कहते हैं क्रूर व्यवहार हुआ, ठीक है, उसके ऊपर क्या कहते हैं एक अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट आता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ अगर हो जाता है तो उसका प्रभाव उस समय नहीं दिखाई देता। ठीक है, एक लंबे समय के बाद दिखाई देता है। अब देखिए जैसे कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब अमेरिका ने बम गिराया, एटम बम, उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान कुछ नहीं हुआ, लोग मर गए। लेकिन उसके 50 सालों तक वहाँ पर जो लोग पैदा हुए वो लंगड़े लूले अपाहिज पैदा हुए। ठीक है, तो उसका प्रभाव अगले 50 सालों तक, 70 सालों तक देखने को मिला। ठीक है, तो कोई चीज़ जब होती है तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है कि उसी समय देखने को मिले। ठीक है, वो एक लंबे समय के बाद भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। वो बोलते हैं कि जो भी हुआ अपार्थाइड सिस्टम के अंदर में उससे जनरेशन जो है, आने वाली कई पीढ़ियाँ जो हैं वो हो सकता है ना रिकवर कर पाएँ। आगे बोलते हैं कि आगे वो बताते हैं कि हमारे जो कुछ लीडर्स थे जिनका नाम वो लेते हैं, ओलिवर, वॉल्टर, चीफ लिथुलस, उसके अलावा यूसुफ ददूस, ब्राम, रॉबर्ट, ये सारे नाम जो हैं वो बोलते हैं कि इनके अंदर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था। बहुत ज़्यादा ये बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा दयालु थे।
ठीक है। इतने दयालु, इतने अच्छे और इतने इतने क्या कहते हैं करेजियस थे ये लोग कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी देखे जाएंगे इस धरती के ऊपर। वो ये भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा क्या कहते हैं क्रूर व्यवहार होगा, उतना ही अच्छा, उतना ही ऊंचा कैरेक्टर पैदा होता है। ठीक है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर में भी ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर का क्या कहते हैं क्रूर व्यवहार किया। तो हमारे देश के अंदर में जो लोग हुए, जो उनसे लड़ने वाले हुए, उनका कैरेक्टर भी अगर हम देखें, उनका व्यवहार देखें, उनका बर्ताव देखें, चरित्र देखें, तो एक नंबर का रहा। तो वो ही ये बात कहते हैं कि जितना तगड़ा क्रूर व्यवहार होता है, जितनी तगड़ी ब्रुटलिटी होती है, उतना ही ऊंचे कैरेक्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी कंट्री जो है वो मिनरल्स में, जेम्स में बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जो कि इसकी सॉइल के नीचे देखने को मिलते हैं। ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो यहाँ के लोग होते हैं, वही किसी देश के लोग जो होते हैं वो सोने की खान से भी ज़्यादा प्योर होते हैं। ठीक है। डायमंड से भी ज़्यादा प्योर समझे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि किसी भी देश की जो वेल्थ होती है वो उनके लोग होते हैं। ठीक है। अगर वो बेहतर होते हैं तो ही वो उनका देश भी बेहतर हो पाता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ एज it is all about, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk their lives, give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength of resilience and defies the imagination. I learned the courage was not the absence of the fear, but the trump over it. The brave man is not who does not feel afraid, but he who conquers that fear. अब इसके अंदर में क्या होता है कि ये जितने भी कॉमरेड्स थे, जिन्होंने भी इस स्ट्रगल के अंदर में हिस्सेदारी करी, ठीक है, उन्होंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया। ठीक है। टाइम पर जो वाइट्स थे बेसिकली उनको टॉर्चर किया करते थे, और वो टॉर्चर जो है वो बिना मतलब कि उस टॉर्चर को वो सह लेते थे। एक रेजिलियंस दिखाते थे कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम देख लेंगे। ठीक है। और ये भी होनी बात जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। ये आगे इस बात को कहते हैं कि जो करेज जो होता है, जो हिम्मत होती है, वो अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। डर होना बड़ी बात नहीं है, डर होता है लोगों के अंदर में। ठीक है। लेकिन जो करेज होता है उसका मतलब ये होता है कि उस डर पर विजय पाई जाए। ठीक है। डर होना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी के अंदर में डर होता है, लेकिन करेज इज़ समथिंग टू ट्रम्प ओवर इट, दैट मीन्स उसे जीतो। ठीक है। आगे वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में, विच इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, ऑन no one is born hating another person because the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than it is opposite. Even the grimmest times in prison, when my comrade and I were pushed to our limits, I would see the glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but at times enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ एक दूसरे से नफ़रत करते हुए। बोलते हैं मतलब यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे से नफ़रत कर सकता है। ठीक है। उसके बैकग्राउंड को लेकर के, उसकी स्किन के कलर को लेकर के, वो कहाँ से आया है, उसके धर्म को लेकर के। ठीक है। वो बोलता है कि लोगों को दूसरे से नफ़रत करना भी सीखना चाहिए। ठीक है। अगर वो दूसरे से नफ़रत करते हैं तो उन्हें ये सिखाया जा सकता है कि प्रेम भी कैसे करते हैं। ठीक है। जो कि इंसान के अंदर में इतना नेचुरली नहीं आता जितना कि नफ़रत आता है। इंसान दूसरे से नफ़रत करना तो बड़ी तेज़ी से सीख सकता है। ठीक है। द्वेष रखना तो बड़ी तेज़ी से सीख सकता है, लेकिन किसी से प्रेम करना जो है वो सामने वाले को सिखाना पड़ता है। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि जब हम प्रिजन के अंदर में थे, वो याद करते हुए बताते हैं, जब हम प्रिजन के अंदर में थे तो हमारे कॉमरेड्स पर, हमारे जितने भी साथी थे वाइट्स जो है, जब वो उन पर टॉर्चर करते थे, जब उन पर अटैक करते थे, तो उन्हें लगता था कि बस अब लिमिट आ गई।
ठीक है। लेकिन जो गार्ड्स थे उनकी आंखों के अंदर में वो देखते कि क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी के तत्व जो हैं वो उन्हें दिखाई देते, ठीक है, मानवता के दर्शन उन्हें दिखाई देता। तो वो बोलते कि बस ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, यहाँ पर वही इक्वेशन थी। वो बोलते हैं कि इसी मानवता के धर्म पर ही क्या कहते हैं मैं आगे बढ़ता गया। ठीक है, मैं रुका नहीं, क्योंकि जो गार्ड्स थे जो कि हमें देख रहे थे, जो कि ये देख रहे थे कि कुछ गलत ना करें, उनके अंदर में भी मानवता की झलक जो है वो मुझे दिखाई दी। ठीक है, वो बोलता है कि जो अच्छाई है, जो अच्छाई है वो उसकी जो आग है उसे छुपाई तो जा सकती है, ठीक है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो दिस पार्ट हैज़ बिन डन, देयर इज़ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दैट यू नीड टू कंप्लीट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो पार्ट मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।